तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हमने आपसे कहा था कि आपकी परीक्षाएं देखिए जल्दी शुरू होने वाली हैं, ठीक है। तो आपकी जो परीक्षाएं हैं वो लगभग अब 3 तारीख से यानी 3 सितंबर 2021 से अब शुरू हो जाएंगी। जो 2018 में जो बच्चे सेकेंड ईयर में थे या 2019 के फर्स्ट ईयर में थे, उनकी अब सीबीटी एग्ज़ाम की आपको डेट कहें या एक फिक्स तारीख कहें, वो आ चुकी है और आपका लगभग एडमिट कार्ड भी कुछ जगहों पर आ चुका है उनका। तो वो अब एग्ज़ाम के लिए पूरे रूप से तैयार हो जाए। उनका एग्ज़ाम यहाँ पर होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है या आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो आपका भी एडमिट कार्ड कुछ ही दिन, मात्र 10 से 15 दिन के अंदर सबके एग्ज़ाम अब हो जाएंगे। तो उसके लिए अब देखिए, आपकी एग्ज़ाम में सीबीटी हो गई है और आपको पता ही है कि जो आईटीआई का जो एग्ज़ाम निमी कराती थी, वहाँ से अब ये एग्ज़ाम दूसरे एजेंसी को सौंप दिया गया है। अब वो एजेंसी ही आपका एग्ज़ाम कराएगी, ठीक है। वो एजेंसी ही आपका एग्ज़ाम का पैटर्न करेगी, वो एजेंसी ही आपके क्वेश्चन तय करेगी कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको एक क्या करते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ आपको करा देते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में जाएं तो उस शॉर्ट क्वेश्चन को ही पढ़ के जाएं। तो आप क्या करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और एटलीस्ट आपके पास होने वाले जो मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएं, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो आप क्या करिएगा, कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, आप जब चाहे तब, ठीक है। और ये जो आपके जो क्वेश्चन रहेंगे 15, एटलीस्ट मैंने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है जो सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के, उसमें मैंने 15 क्वेश्चन आज के वीडियो में लिया है। तो उस 15 क्वेश्चन का जो पीडीएफ का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे और अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आपसे फिर से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन ए सर्किट इज लिनियरली, ठीक है, या लिनियरली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट, देन इट इज, ठीक है, इट इज ए, ठीक है। देखिए इसका हिंदी में मतलब है, किसी परिपथ में एक अवयव के अक्रॉस वोल्टता इनमें प्रवाहित धारा के रेखीय रूप से समानुपाती है, तब यह एक है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वो पूछ रहा है कि जो वोल्टेज है वो क्या है, करंट के समानुपाती है, ठीक है। यानी क्रॉस वोल्टेज है वो प्रवाहित धारा के लिनियरली यानी रेखीय समानुपाती है, तो वो क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला का हल देख लीजिए। आपको पता है कि ओम का जो नियम होता है उसमें क्या होता है, आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे देखिए ये कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ कोई लोड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम V वोल्ट दिए, ये आपका लोड क्या है, R लोड लगा हुआ है और यहाँ से करंट क्या फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। तो देखिए ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, ये जो V होता है वो क्या होता है, आपको पता ही है, ये जो V होता है वो क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये जो V होता है वो क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहें
तो करंट जो होता है V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यहां देखिए, जब हम V और I के बीच ग्राफ खींचते हैं, यानी ये I हो गया, यहां V हो गया और ये I हो गया, तो ये ग्राफ कुछ लीनियर इस प्रकार मिलता है। तो जैसे जैसे हम V को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे I का मान बढ़ता जाता है, अगर इसमें अक्रॉस R रेजिस्टेंस जुड़ा हो। ठीक है, तो ये V बराबर, ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटाएंगे तो ये आ जाता है V बराबर I इंटू R। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, जो आपका C आंसर है। क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका C आंसर है, रेजिस्टेंस, जो आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आपके इसमें रेजिस्टेंस में यानी ओम के नियम में जो आपका ग्राफ आता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। वो V और I के बीच जो ग्राफ आता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे, वहां से देख लीजिए। देखिए पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ पैसिव डिवाइस ओनली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पैसिव डिवाइस का एक समूह है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, डायोड, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर। दूसरा ऑप्शन दिया है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर और ट्रांजिस्टर। तीसरा ऑप्शन दिया है ट्रांसफार्मर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। और चौथा आपका दिया है रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और FET। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखिए आपके एक्टिव, आप पहले यहां ध्यान दीजिए। देखिए एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जो क्या करते हैं, एनर्जी ये देते हैं या ऊर्जा क्या करते हैं, एनर्जी। ठीक है, ये क्या करते हैं, देते हैं या नहीं, ये एनर्जी क्या करते हैं, देते हैं या पावर देते हैं। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट आपके ये कहलाते हैं। पैसिव एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ये क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं। ठीक है, और ये उसको हीट के रूप में या किसी रूप में, मतलब हीट के रूप में या किसी रूप में उसको बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या, खाली पैसिव एलिमेंट क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं या पावर का कंजप्शन करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, पैसिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपका सी ऑप्शन है वे क्या है, सी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसके बाद है आपका रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस। उसके बाद है आपका कैपेसिटर। ठीक है, ठीक है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ये क्या करते हैं, ये पैसिव एलिमेंट्स हैं जो एनर्जी का खपत करते हैं और पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए कैपेसिटर भी क्या है, आपका पावर को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो स्टोर्ड करता है एज ए वोल्टेज फॉर्म और फिर देता है। इंडक्टर भी आपका क्या करता है, पहले पावर को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो क्या करेगा, स्टोर करेगा और फिर वो देगा। तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, इसमें पैसिव एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पे। ठीक है, देखिए तीसरा दिया है
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है, ये पूछ रहा है। जो चार ऑप्शन आपके दिए हैं इसमें से कौन सा संबंध इसमें गलत है, ये पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, पहला दिया है P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, दूसरा दिया है R बराबर रो यल अपॉन ए। ठीक है, तीसरा दिया है आपका P बराबर V इंटू आई, और चौथा आपका दिया है V बराबर, चौथा जो आपका दिया है V बराबर I इंटू आर। ठीक है, तो आपको पता ही है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला दिया है P बराबर आई स्क्वायर आर, ये तो सही है। ठीक है, दूसरा आपका दिया है R बराबर रो यल अपॉन ए, ये भी आपका सही है। तीसरा जो दिया है वो क्या दिया है? P बराबर V इंटू आई, ये भी आपका सही है। और चौथा आपका दिया है V बराबर I इंटू आर। ठीक है, ये इसमें देखिए बी ऑप्शन जो दिया है वो दिया है R बराबर रो एल स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो ये एल स्क्वायर अपॉन ए दिया है, और चौथा दिया है V बराबर आई इंटू आर। ठीक है, तो ये भी सही है। ये देखिए ये आपका ऑप्शन क्या है, इसमें गलत है, क्योंकि ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R बराबर रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है और ये आपका गलत है। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रिक लगा देंगे आप इसका, बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? आगे चलें। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपका, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आ रहा होगा, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन ए क्लोज सर्किट। ठीक है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन ए क्लोज सर्किट, वो पूछ रहा है कि क्या होता है, वेरीज होता है, परिवर्तित होता है, रिमेन कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है, इंक्रीज बढ़ता है, और डिक्रीज घटता है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम ओम के नियम की बात करते हैं, ठीक है, ओम के नियम की बात करते हैं, तो V और I के बीच जो ग्राफ मिलता है वो हमें क्या मिलता है, लीनियर मिलता है। V और I के बीच जो ग्राफ मिलता है वो क्या मिलता है, लीनियर मिलता है। तो यहां से V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I होता है, और V बराबर क्या हो जाता है, RI, और यहां से R बराबर V अपॉन I। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका वोल्ट, और ये हो जाता है करंट। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो रेशियो क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो R आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट आपका इसमें सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन कर रहा है द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, द यूनिट्स ऑफ चार्ज, यानी आपसे पूछ रहा है आवेश की इकाई क्या होती है। ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट, एम्पियर आवर, कूलाम, एम्पियर। ठीक है, तो यहां देख लीजिए चार्ज, चार्ज, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, Q या कैपिटल Q
ठीक है, चार्ज बोलते हैं। तो Q क्या होता है, Q क्या होता है, N इंटू E, ठीक है, जिसमें से N आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, इतना चार्ज होता है। तो Q बराबर, अगर मान लीजिए हम एक N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, कूलाम चार्ज। तो यहां पे देखिए Q की यूनिट क्या आ गई, कूलाम, ठीक है, तो Q की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, कूलाम, ठीक है, समझ में आया। चलिए छठा वो देख लीजिए। छठा आपका क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, डिवाइस विल ओबे ओम्स लॉ, ठीक है, देखिए हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति ओम के नियम का पालन करेगी, ठीक है, ओम के नियम का कौन सी युक्ति पालन करेगी। तो देखिए रेक्टिफायर, ठीक है, इनकैंडेसेंट लैंप, ठीक है, यानी बल्ब, तीसरा है आर्क लैंप और चौथा है जीनर डायोड, ठीक है। तो इसमें आप याद कर लीजिए, इसमें क्या होता है, इनकैंडेसेंट लैंप होता है जो, वो क्या करता है, ओम के नियम का पालन करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इनकैंडेसेंट बल्ब, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो बल्ब होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, ठीक है, ये जो आपका बल्ब होता है वो रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड होता है। इसका जो फिलामेंट होता है वो जनरली क्या होता है, इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए कहा जाता है कि ये ओम के नियम का क्या करता है, पालन करता है, ठीक है, ये ओम के नियम का क्या करता है, पालन करता है, इसलिए इसको कहा जाता है इनकैंडेसेंट लैंप, ठीक है, इसीलिए ये ओम के नियम का पालन करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। 7वां नंबर देखिए, क्वेश्चन आ रहा होगा आपका, देखिए 7वां क्या पूछ रहा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटेलिक कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू, ठीक है, एक धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह केवल के कारण होता है, डैश डैश डैश, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है न्यूट्रल चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा दिया है पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, और चौथा दिया है पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो इसमें आप नोट कर लीजिए कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है ओनली, ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, क्योंकि जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होते हैं, फ्रीली इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, और जो सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है उसमें आपका पॉजिटिव आयन ठीक है, पॉजिटिव आयन ठीक है, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर करंट का फ्लो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं आपको कंडक्टर की जगह सेमीकंडक्टर पूछ दिया तो वहां पे पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स के कारण, दोनों के कारण आपका क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा है कि कंडक्टर में तो ओनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका क्या होगा, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है, समझ में आया। आगे चले, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख लीजिए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर, ठीक है, दैट फ्लो थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ohms when the potential difference between the end of the resistor is 36 volt, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ये 9 ओम के प्रतिरोध के मध्य से प्रवाहित विद्युत धारा का मान एम्पियर में निर्धारित करें जब प्रतिरोध के छोरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 36 वोल्ट हो, ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है ये कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है जो आपका कितने ओम का है, 9 ओम का, ठीक है, ठीक है, 9 ओम का रेजिस्टेंस है, तथा इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो VB है, VAB, यानी ए और बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी VA माइनस VB, ठीक है, ये कितना है, 36 वोल्ट है, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, करंट का मान इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितना इसमें करंट होगा, ठीक है। तो सिंपल हम ओम का नियम लगा देंगे, ठीक है, V बराबर I इंटू R, ठीक है। हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो V अपॉन R लगा देंगे, ठीक है। यहां देखिए क्या हो जाएगा, I बराबर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 36, और आपका रेजिस्टेंस का मान दिया है 9, तो सिंपल हो जाएगा I बराबर 4 9 चौके 36, तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर। उसमें देखिए ऑप्शन आपका 4 एम्पियर कहां पे है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा, 4 एम्पियर, ठीक है, समझ में आया। इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपका दे दिया है 36 वोल्ट है, रेजिस्टेंस का मान दे दिया है, ठीक है। या आप यहां नहीं समझ पा रहे होंगे तो यहां देख लीजिए, ये ऐसे एक बंद लूप में है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, ये जो बैटरी लगी है वो 36 वोल्ट की है और ये 9 ओम है, तो यहाँ पे आपसे करंट I पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ओम का नियम बेसिकली इसमें पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगला चले, 9वां क्वेश्चन देखिए आ रहा होगा स्क्रीन पे, चलिए देखिए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ओम्स लॉ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम के लिए सही है। ठीक है, देखिए पहला दिया है ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द डायोड। ठीक है, ओम का नियम डायोड पर लागू होता है। ओम्स लॉ, दूसरा ऑप्शन है ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड, ओम्स का नियम डायोड पर लागू नहीं होता है। तीसरा दिया है ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, ओम्स का नियम वोल्टेज नियंत्रक पर लागू होता है। और चौथा दिया है ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ट्रांजिस्टर, ओम का नियम ट्रांजिस्टर पर लागू होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ओम का नियम आपका किस पे लागू नहीं होता है, ओम का नियम क्या होता है, डायोड पर लागू नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वहां जब हम V और I के बीच जो ग्राफ बनाते हैं वो क्या होता है, लीनियर नहीं होता है, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। तो वो क्या होता है, ओम के नियम के आपके ओम के नियम का पालन नहीं करता है डायोड। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वही सही दिया है कि आपका डायोड में ओम के नियम का, सॉरी ऑप्शन बी है वो। ठीक है, डायोड में ओम के नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, ओम के नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। देखिए 10वां क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, देखिए आ रहा होगा स्क्रीन पे। What will the potential difference in V between the end of resistor of 10 ohm resistance when the current through the resistor is 3.5 एम्पियर। ठीक है, देखिए हिंदी में, एक 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्या होगा जब प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान 3.5 एम्पियर है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब देखिए हम इसको करके बताते हैं। देखिए ये आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, यानी बैटरी का ही मान लीजिए, अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह नहीं दिया है तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, बैटरी का, बैटरी में जो आपके सोर्स है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका कितना दिया हुआ है, जो रेजिस्टेंस का मान है 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, 10 ओम, और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, 3.5। ठीक है, तो देखिए हम पहले देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो देखिए पहले तो आपको R दे दिया है, वो कितना है 10 ओम। ठीक है, सिंपल। करंट दे दिया है वो कितना है 3.5 एम्पियर। आपसे V पूछ रहा है, यानी ये पॉइंट मान लीजिए A है और ये पॉइंट क्या है B है, तो VAB आपसे पूछ रहा है, तो VAB आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो एज पर ओम्स लॉ, ठीक है, क्या हो जाएगा, VAB बराबर I इंटू R। ठीक है, तो I आपका मान कितना दिया है 3.5 इंटू R का मान कितना दिया है 10, दोनों को गुणा करेंगे तो 35, तो किस में आएगा, वोल्ट में। तो VAB आपका 35 वोल्ट हो गया, जो इसका मान है। ठीक है,
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? देखिए ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, यानी 35 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट चले अगला नंबर, क्या कह रहा है 11वां नंबर, हाउ मच टाइम इन सेकेंड, ठीक है, will take by 40 coulomb of charge to pass through a point in a circuit if current of if a current of 8 ampere flows 8 ampere flow through it। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये, परिपथ में किसी बिंदु को पार करने के लिए 40 कूलाम के आवेश को कितना समय सेकंड में लगेगा यदि बिंदु के मध्य से बहती विद्युत धारा 8 एम्पियर है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए कोई मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, इसमें से कोई करंट बह रहा है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है आपसे कितना करंट बह रहा है, वो दिया हुआ है 8 एम्पियर। ठीक है, 8 एम्पियर। ठीक है, और जो इस करंट के बहने में जो चार्ज है, यानी जिस चार्ज के कारण ये करंट फ्लो कर रहा है, वो कितना है? देखिए Q बराबर 40 कूलाम। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इतने करंट यानी इतने चार्ज को फ्लो होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए आपको ऊपर बताया है कि Q बराबर क्या होता है? N इंटू ई। ठीक है, और इसी Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल q बराबर N इंटू ई। ठीक है, और इस Q का एक और फॉर्मूला होता है, Q बराबर I इंटू टी। ठीक है, ये होता है एक और इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये I जो करंट है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q बाई टी। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है? यहाँ पे हमको क्या निकालना है? समय निकालना है, यानी T निकालना है। तो T बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन I। ठीक है, यानी ये Q अपॉन I हो जाएगा, जो किस में रहेगा? सेकेंड में रहेगा। ठीक है, तो 8 एम्पियर करंट हो गया, और ये कूलाम, अरे सॉरी, ये हो गया 40 कूलाम, और ये हो गया 8 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 5 सेकेंड, या आप इसको कूलाम पर एम्पियर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो T का मान आ गया 5 सेकेंड। समझ में आया? यानी 5 सेकेंड के अंदर इतने कूलाम का आवेश क्या होगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अगला चले 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आ रहा होगा स्क्रीन पे, वो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो देखिए which of the correct expression in which of the following in the correct expression for the electric power, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का सही व्यंजक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको पावर के 3 फॉर्मूले लिखवा देते हैं। आपको बेसिकली पहले ही से पता होगा, V बराबर P बराबर V इंटू I, दूसरा क्या होता है P बराबर I स्क्वायर इंटू R, और तीसरा क्या होता है P बराबर V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये सारे किस में रहते हैं? वाट में
ठीक है, ये सारे किस में रहते हैं, वाट में। तो देख लेते हैं हम ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपका दिया है V इंटू आर, ठीक है, V अपॉन आर, तीसरा दिया है V स्क्वायर इंटू आर, और चौथा दिया है V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए डी ऑप्शन जो है आपका वो दिया हुआ है V स्क्वायर बाई आर, जो कि क्या होता है, P होता है पावर। तो आपका क्या होगा, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अगला चलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट्स ओम लॉ, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ओम लॉ के नियम का विवरण है, ठीक है। ओम लॉ के नियम का कौन सा इसमें विवरण है। तो पहला देखिए क्या ऑप्शन दिया है, वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू करंट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया है करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज। तो आपको पता ही था, हम बता दिए थे कि ओम के नियम में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है, यानी आपका करंट क्या होता है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, करंट की भी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ठीक है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ये आपका इसमें सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, देखिए 14वां जो क्वेश्चन है आपका वो दिया हुआ है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, ठीक है, ओम का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए लागू होता है, ठीक है। देखिए ओम्स का नियम किसके लिए लागू होता है। ऑप्शन दिया है कांस्टेंट एंड वेरिएबल टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, वेरिएबल टेम्परेचर, एनी ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए आपको पता ही है ओम का नियम, जब किसी कंडक्टर के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं हम, यानी उसके फिजिकल या उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं हम, तो उसका जो वोल्टेज होता है यानी करंट होता है वो क्या करता है, V के प्रोपोर्शनल होता है, जब उसके टेम्परेचर या अवस्था में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ओम का नियम क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका ओम का नियम क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके चले, समझ में आया, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, डिटरमाइन द पावर इन वाट डिसिपेटेड बाय ए 16 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रजिस्टर इज 32 वोल्ट, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, हिंदी में देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक 16 ओम प्रतिरोध द्वारा 6 विद्युत शक्ति का निर्धारण वाट में करें, जब प्रतिरोध के अंतों के बीच वोल्टेज अंतर 32 वोल्ट है, ठीक है। जब देखिए क्या कह रहा है कि आपको यहां पे, ठीक है,
पावर बताना है, ठीक है, आपको यहाँ पे पावर बताना है। जब यहाँ पे देखिए कोई इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है तो ये क्या है, 32 वोल्ट है, ठीक है। ये आपका मान दिया हुआ है ओम, कितना दिया हुआ है, 16, ठीक है, ओम। ये 16 ओम का रेजिस्टेंस है। और आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए आपको क्या क्या दे दिया, R बराबर 16 ओम और V बराबर 32 वोल्ट। आपसे क्या पूछ रहा है, पावर डिसिपेटेड, यानी ये जो पावर खपत करेगा, ठीक है, यहां से ये जो रेजिस्टेंस आपका पावर डिसिपेट करेगा, ठीक है, ये पावर जो डिसिपेट करेगा यानी खपत करेगा वो पावर कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए ये पावर आपसे पूछ रहा है, तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताए थे अभी हम ऊपर। देखिए एक तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका आप क्या करें कि करंट की वैल्यू को निकालें, ठीक है, यानी आप इसमें पहले आई को फाइंड करें। तो आई कैसे फाइंड होगा, बी बराबर आई इंटू आर, ठीक है, और यहां से हो जाएगा आई का मान निकालना है तो V अपॉन आर, तो ये हो जाएगा आपका 32 अपॉन 16 यानी 2 एम्पियर, ठीक है। ये आ गया आपका I का मान 2 एम्पियर, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि पावर जो डिसिपेट हो रहा है उसको निकालिए। तो वो कितना हो जाएगा, पावर क्या होता है, वोल्टेज गुणा करंट, यही होती है आपकी पावर। तो यहां पे देखिए वोल्टेज कितना है, 32 वोल्ट, और आपका करंट कितना है, 2 एम्पियर, तो आपका कितना हो गया, 64 वाट। यानी ये जो रेजिस्टेंस पावर को डिसिपेट करेगा वो कितना होगा, 64 वाट। दूसरा जो आपका तरीका है वो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, यानी पावर डिसिपेट कितना करेगा, वो करेगा V स्क्वायर अपॉन R। आपको V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो V का मान कितना हो जाएगा, 32 इंटू 32 अपॉन कितना हो जाएगा, 16, ये कट गया 2 और ये हो गया 64 वाट। तो दोनों ही तरीके आपके सही है, कोई भी आप लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, 64 वाट, ठीक है। तो समझ में आया, ये आपके आज थे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए 15 क्वेश्चन, ठीक है। कल देखेंगे तो आपके सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी 15 क्वेश्चन लेके आएंगे और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी 15 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप अपना रिवीजन तैयार रखिए, ठीक है, आप अपना रिवीजन तैयार रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं वो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।